अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स और वो है नेग्लिजेंस। एक चीज़ मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही क्लियर करता चलूँ कि अगर आप नेग्लिजेंस को आज सीख लेते हैं इस लेक्चर के ज़रिए से, तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट का 70 to 80% कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। और इफ़ यू आर फेल टू अंडरस्टैंड कि नेग्लिजेंस क्या है, तो फिर इसके बाद आपको कभी भी लॉ ऑफ टॉर्ट की समझ नहीं आ सकेगी अनफॉर्चुनेटली। आप ये कह लें कि जो नेग्लिजेंस है ये एक तरह से लिंच पिन है कि जब आप इसको निकाल देंगे तो जो टॉर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा का पूरा हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ये कह लें कि अगर नेग्लिजेंस को निकाल दिया जाए तो टॉर्ट की जो पूरी बिल्डिंग है वो नीचे गिर सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट आप कह लें कि ये टॉपिक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में कुछ बता सकूं, और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर भी होगा क्योंकि जिन केसेस को आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे, इंट्रीगिंग भी होंगे, और वो लाजमी आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि बेसिकली इस लॉ का क्या मकसद है। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस के हवाले से हम दो थेरीज की बात करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव थेरी है और दूसरी हमारे पास ऑब्जेक्टिव थेरी है। अब सब्जेक्टिव थेरी का मतलब ये होगा कि जहां पर हम नेग्लिजेंस की बात करेंगे एज मेंटल एलिमेंट, यानी जहां पर डिफरेंट आप टॉर्ट्स कमिट करते हैं या फिर कोई भी काम आप सही तरीके से नहीं कर पाते, तो हम ये कहते हैं कि जी ये काम हमने नेग्लिजेंटली किया है, केयरलेसली किया है। तो ये जो मेंटल एलिमेंट होगा ये आपको डिफरेंट जगह पर नजर आएगा, ये डिफरेंट टॉर्ट्स में भी नजर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो आपने नहीं पढ़े और नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए आपने क्या किया कि उसकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर दिया। अब ये टॉर्ट जो है कि ट्रेसपास है, लेकिन नेग्लिजेंस एज मेंटल एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर कोई डॉक्टर है वो किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट्स को मिसरीड करता है, नेग्लिजेंटली जो है उसको रीड करता है, उसके बाद वो गलत ऑपरेशन या गलत प्रोसीजर अप्लाई कर देता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो दैट इज ऑल्सो आप कह लेंगे मेंटल एलिमेंट के तौर पर नेग्लिजेंस सामने आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जहां पर कोई भी बंदा कोई भी काम नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहा होगा। आप किसी की प्रॉपर्टी को या बॉडी को इंजरी कॉज कर देते हैं बाय एक्टिंग नेग्लिजेंटली। ठीक है, इसी तरीके से कोई ड्राइविंग गलत हो सकती है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, ये आप खुद इसको एक एग्जांपल अच्छी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब जो दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास है दैट इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब है कि जहां पर हम नेग्लिजेंस को एज इंडिपेंडेंट टॉर्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डिफरेंट काइंड्स है हमारे पास टॉर्ट्स की, जैसे टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन है, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास है, टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस है, टॉर्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से टॉर्ट की एक काइंड, टॉर्ट की एक किस्म, ये हमारे पास नेग्लिजेंस भी है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टॉर्ट को ऑब्जेक्टिव थ्योरी में हम एज इंडिपेंडेंट टॉर्ट स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी या फिर इंडिपेंडेंट टॉर्ट को ही हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिक एक प्रिंसिपल जो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, और बेसिकली जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट का तकरीबन एक मकसद भी है, दैट इज ड्यूटी टू टेक केयर। यानी कि जहां पर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने दूसरे लोगों का ख्याल रखना है। यू हैव अ ड्यूटी टू टेक केयर इम्पोज्ड अपॉन यू बाय द लॉ। ठीक है, और उन आप कह लें कि सर्कल में रहते हुए, उन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए, या फिर उन लिमिटेशंस में रहते हुए हमने इस तरीके से बिहेव करना है कि हम दूसरों के राइट्स का भी ख्याल रखें और अपने हम राइट्स एंजॉय करते हुए किसी दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें। तो ये बेसिकली एक तरीका है जो कि हम जिस तरीके से सोसाइटी में रह सकते हैं। तो ड्यूटी टू टेक केयर, अब ये ड्यूटी टू टेक केयर अगेन मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि ये हर एक शक्ल में, हर एक सूरत में, हमारे हर एक काम में, हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की रूटीन में ये ड्यूटी टू टेक केयर मौजूद होती है। ठीक है, गाड़ी चलानी है तो उसको जिगजैग नहीं करना, अपनी लेन में रखना है,
पैदल आपने चलना है तो आप सड़क पे पैदल नहीं चल सकते, यू हैव टू टेक फुटपाथ, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप छत पर खड़े हुए हैं, आप कोई चीज नीचे नहीं फेंकेंगे, आप कोई वजनी चीज, कोई पत्थर, कोई ईंट नीचे नहीं फेंकेंगे, गुजरने वाले को लग जाएगी। आप अपनी कार जो है वो सही तरीके से सही जगह पर पार्क करेंगे, ठीक है। अपना जो कूड़ा क्रिकेट है वो दूसरों के घर के आगे नहीं लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं एंड दे आर ड्यूटी टू टेक केयर। अब आपके इनमें से किसी भी काम की वजह से किसी भी बंदे का राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए आपके ऊपर लाइबिलिटी लाजमी तौर पर आएगी। तो इस वजह से ड्यूटी टू टेक केयर को आपने हमेशा याद रखना है, ये साइड बाय साइड चलेगी। और अब डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी नेग्लिजेंस की, तो हमें पता चलेगा कि ड्यूटी टू टेक केयर हमने यहाँ पर क्यों लिखा। हमारे पास एक केस लॉ है, ब्लिथ वर्सेस ब्रिमिंघम वाटर वर्क्स कंपनी। अब यहाँ पर डेफिनेशन की गई है, वो डेफिनेशन क्या है इसको देखें। ओमिशन टू डू समथिंग, ओमिशन का मतलब क्या हो गया, ना करना, ठीक है। टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम ना करना, विच अ रीजनेबल मैन guided upon those considerations which ordinarily regulate human affairs। ठीक हो गया, यानी कि एक रीजनेबल आदमी अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो कंसिडरेशंस अपनाएगा, यानी कि एक सर्टेन सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने वैसे एक्ट नहीं किया। एक बंदा मैं देख रहा हूं मेरे सामने डूब रहा है, आई एम ड्यूटी बाउंड कि मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको नहीं बचाता हूं, ठीक हो गया। या फिर अगर थोड़ी और सिंपल एग्जांपल ले लें, मेरे कार की जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होती, देयर इज अ चांस कि जब मैं अपनी गाड़ी सड़क पर लेकर जाऊंगा तो वो किसी को हिट कर सकती है। नाउ आई वॉज ड्यूटी बाउंड कि मैं उसको सही कंडीशन में लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं करवाता अपने ब्रेक्स को, दैट इज ओमिशन ऑन माय पार्ट, ठीक हो गया। इसी तरीके से इस ओमिशन को आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि हम कहां कहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए और हम नहीं करते हैं, ठीक है। ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन, रीजनेबल मैन का मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल आदमी को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था और उस सिचुएशन में उसने ऐसा नहीं किया, तो दैट इज नेग्लिजेंस, ठीक है। बाकी जब मैं केस लॉज आपको बताऊंगा तो साथ साथ आपको इन सारी चीजों की समझ आती रहेगी। गाइडेड अपॉन दोज कंसिडरेशंस व्हिच ऑर्डिनरीली रेगुलेट ह्यूमन अफेयर्स, वुड डू, ठीक हो गया। इस पूरी लाइन को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये निकल आएगा कि कोई भी बंदा ऐसा काम करे, ठीक है, जो उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये नेग्लिजेंस है। और डूइंग समथिंग विच अ पर्सन विच अ प्रूडेंट और रीजनेबल मैन वुड नॉट डू, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब निकलता है जो शायद मैंने पहले बता दिया है कि वो कुछ ऐसा काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी है इसको आप स्वैप कर लें तो सिंपल बात या मतलब ये निकल आएगा कि कोई भी बंदा ऐसा काम करे जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज नेग्लिजेंस, ठीक है। और जो उसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, ये भी नेग्लिजेंस है। यानी कि नेग्लिजेंस आप कह लें कि नेग्लिजेंटली आप एक्ट भी कर सकते हैं और नेग्लिजेंटली आप ओमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक्ट भी नेग्लिजेंस के जुमरे में आ सकता है और आपका जो ओमिशन है वो भी नेग्लिजेंस के जुमरे में आ सकता है। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं कि नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्यूटी टू टेक केयर। ड्यूटी टू टेक केयर पहले भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल केयर। यहाँ पर हमने ये शो करना होगा कि बेसिकली एक बंदे के ऊपर लॉ ने ड्यूटी इम्पोज की थी कि भाई आपने फला काम इस तरीके से करना है और वो काम आपने उस तरीके से नहीं किया और वो ना करने की वजह से या फिर गलत काम करने की वजह से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक बंदे को इंजरी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है ड्यूटी टू टेक केयर। यहाँ पर जो केस मैंने लिखा है डॉक्टर CB सिंह वर्सेस कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ आगरा, ये 1955 का और बहुत वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस ऑन दिस टॉपिक।
इसमें हुआ ये कि डॉक्टर सीबी सिंह ही वाज अ सर्जन, ठीक है, और रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है, अपनी एक नीस और कुछ कोलीग्स के साथ ही इज गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल। अब रात को 10 बजे इनकी गाड़ी की जो स्पीड है दैट इज 15 माइल्स पर आवर, यानी कि 25-30 के दरमियान, कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, मॉडरेट स्पीड है। अब क्या होता है कि जाते जाते एक ट्रैफिक आइलैंड आता है रास्ते में। ट्रैफिक आइलैंड आपने देखा होगा कि जहां पर ये हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो खड़े होकर उस जगह पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, तकरीबन आप कह लें कि उसका डायामीटर 3 से 4 फीट होगा और उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन आप कह लें कि हाफ फीट तक या 1 फीट तक इन सर्टेन केसेस होती है। अब 25-30 की स्पीड पर भी अगर एक गाड़ी जा रही है और वो उसको जाकर टकराती है तो उससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर केस क्यों बना? बेसिकली जब आप कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर रोड के दरमियान में बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द येलो ब्लैक पेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके साथ कुछ रिफ्लेक्टर्स अटैच किए जाते हैं। अब ये पेंट करने का मकसद या रिफ्लेक्टर्स अटैच करने का मकसद ये होता है, या फिर रोड के ऊपर कैट आइज लगाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि जब कोई गाड़ी जा रही है तो जब वो गाड़ी अपनी लाइट उसके ऊपर फेंकेगी तो वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये इस तरीके से वे बन रहा है। मोटरवे वगैरह पर, हाईवेज पर आप लोग सफर करते हैं, वहां पर भी आपने देखा है कि रोड साइड के ऊपर रिफ्लेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, ताकि गाड़ी बहुत स्पीड में है, दूर से नजर आ जाएगा कि ये रास्ता क्या बन रहा है और हमने आगे किस तरीके से गाड़ी को चलाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जाकर वो गाड़ी टकरा गई और उसकी वजह से अच्छा खासा डैमेज कॉज हुआ। अब उनके डॉक्टर साहब के पाँव में चोट आई और वो इस तरीके से है कि अपनी बाकी जिंदगी में ही वॉज नॉट एबल टू डू एनी सर्जरी, ठीक है। इसी वजह से ये केस बना। केस उन्होंने सू किया कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ आगरा को, और यहाँ पर इंडियन कोर्ट्स ने ये होल्ड किया कि इनको यहाँ पर अच्छे खासे डैमेजेस मिलने चाहिए, और अच्छे खासे डैमेजेस इस केस में डॉक्टर साहब को अवार्ड किए भी गए। क्यों? क्योंकि ये एक वैसे अलग टॉपिक है डैमेजेस की कैलकुलेशन का, क्योंकि देखें वो सर्जरी भी नहीं कर सकते अब, ठीक है, जो भी वो पैसे उन्होंने कमाने थे या एक जो उनकी एक्सपर्टीज थी वो लूज हो गई, ठीक है, तो स्पेशल किस्म का एक डैमेज यहाँ पर उनको कॉज हुआ। तो ये बेसिकली ड्यूटी टू टेक केयर। अब यहाँ पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ आगरा था, इट वाज ड्यूटी बाउंड कि अगर उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, कोई ऐसा ट्रैफिक आइलैंड बनाया है, तो कम से कम उसको उस कंडीशन में होना चाहिए कि उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर इंजरी कॉज हुई, देयर वाज ड्यूटी टू टेक केयर एंड दैट ड्यूटी वाज ब्रीच्ड, ठीक है। तो ये पहला एसेंशियल होगा नेग्लिजेंस का। इसी तरीके से सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। इसके अंदर मैं केस भी आपको बताऊंगा। ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। वी हैव नंबर ऑफ केसेस के जहां पर हम ये डिस्कशन आई कोर्ट के सामने कि भाई एक नुकसान तो हो गया, लेट्स से कि पर्सन ए की वजह से पर्सन बी का नुकसान तो हो गया, लेकिन क्या कोई ऐसी ड्यूटी टू टेक केयर पर्सन ए के ऊपर थी जो कि बी के लिए हो, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की कि वो वाला केस लॉ लेकर आऊं जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में कुछ आसानी रहे। तो वी हैव बॉर्नहिल वर्सेस यंग, ये 1943 का सॉरी केस है, यहाँ पर मुझे ये मेंशन करना था 1943। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बाइक के ऊपर बंदा आ रहा है, काफी स्पीड में है, उसके बाद क्या हुआ कि वो आकर एक कार के साथ उसकी टक्कर होती है, ही कोलाइड्स विद अ कार, और इवेंचुअली वो गिरता है और गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये प्लेंटिफ है, ठीक है, शी इज अ वुमन, ये एक प्रेग्नेंट वुमन है। अब क्या हुआ कि यंग जिसकी डेथ होगी बेचारे की ऑलरेडी, उसको इन्होंने सू किया। सू करने की वजह क्या थी? जब इस बंदे की डेथ हुई तो बहुत ज्यादा उसका खून निकल आया, सड़क पर वो पड़ा हुआ है, और तकरीबन 15 यार्ड के फासले से जो मिस बॉर्नहिल है वो आकर वो ब्लड देखती है, उसकी वजह से उसको मेंटल शॉक होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है थोड़ा सा, और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पर अब उसका जो चाइल्ड था इन द वूम, वो एक तरह से आप कह लें कि अब एबनॉर्मल वो बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, टाइम से पहले।
अब यहाँ पर इसी वजह से वो आकर सू करती है कि भाई इस बंदे की जिम्मेदारी है, इसका रॉन्गफुल एक्ट था, बाइक गलत चला रहा था, ओवर स्पीड था, इसकी गलती की वजह से गाड़ी को आकर टक्कर लगी और फिर खून निकला, डेथ हो गई। और इन सारी आप चेन को मिला लें तो मेरा जो चाइल्ड है दैट इज आप कह लें कि एबनॉर्मल डिलीवरी। ठीक हो गया? ओके। अब यहां पर कोर्ट ने होल्ड क्या किया? कोर्ट ने होल्ड किया कि ठीक है, उस बंदे की गलती की वजह से शायद ये आपके साथ ये इशू हुआ हो, लेकिन इसकी जो ड्यूटी थी, जिस बंदे की डेथ हुई है, हिज ड्यूटी वाज टुवर्ड्स द कार जिसको उसने हिट किया। ठीक है, यू वर नेवर इन कांटेक्ट विद हिम, आपका वहां पर आना वो हादसाती था, यू कुड हैव अवॉइडेड दैट सिचुएशन। लेकिन इनिशियली जो ड्यूटी थी वो इस बंदे की आपके लिए नहीं थी। ठीक है, या आपके ही वॉज नॉट लाइबल फॉर यू, लेकिन इसकी लाइबिलिटी अराइज हो रही थी, इसकी ड्यूटी जो थी दैट वाज टुवर्ड्स दी कार जिसको उसने हिट किया। तो यहाँ पर ये हमारे पास एलिमेंट आता है, वी हैव मैनी अदर केसेस के जहां पर कोर्ट ने ये होल्ड किया हो कि आपको जो नुकसान हुआ है वो इस बंदे की वजह से तो हो सकता है, लेकिन इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली एलिमेंट हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके हम मोर इंटरेस्टिंग पार्ट में दाखिल होते हैं, दैट इज ऑफ इंजरी। अब इंजरी तो हर केस में होगी ही, इंजरी नहीं है तो देयर इज नो टॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरह के टेस्ट पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है इंजरी के हवाले से कि एक बंदे को इंजरी कॉज होती है, ठीक है, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो आ गई जी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एक बंदे के गलत एक्ट की वजह से दूसरे बंदे का नुकसान होता है। अब क्या वो जो एक्ट था या क्या वो जो नुकसान था वाज दैट रीजनेबल फोर्सीएबल, रीजनेबली फोर्सीएबल, यानी अंडर द सर्कमस्टांसेस हम ये गुमान कर सकते हैं कि इस एक्ट की वजह से किसी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको समझ आएगा कि बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। इसके लिए हम रिपॉल्मिस फर्नेस विधि एंड कंपनी, ठीक है, ये टोटल इसकी जो है वो साइटेशन बनती है, या इसका जो टाइटल बनता है। साइटेशन में भी लिखना मुझे भूल गया है, इंशाल्लाह आई विल टेल यू पीपल। बहरहाल जब आप इसको गूगल पर जाकर रिपॉल्मिस केस सर्च करेंगे या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा और इसके सारे जो फैक्ट है, ब्रीफ है, वो आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर इशू ये था कि एक शिप है और उसने कार्गो लेकर जाना है और उस कार्गो को क्या है, अनलोड करना है। अब क्या हुआ कि जो शिप है दैट इज ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, डिफेंडेंट ने क्या करना है, अपना सामान उस शिप के ऊपर से उठाना है, उसके लिए वो कुछ लोगों को हायर करता है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि जब वो बंदे सामान लेकर जा रहे हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर से कुछ लीकेज है गैस की। अब क्या हुआ कि एक बंदा, एक मजदूर, वो जो सामान लेकर जा रहे हैं, वहां पर एक प्लैंक ऑफ वुड है, लकड़ी का एक बड़ा सारा आप कह लें जिसको हम आम जबान में फट्टा बोलते हैं, वो वहां से नीचे गिरता है, उसके जो है वो इग्निशन की तरफ जाता है, वहां पर एक छोटा सा स्पार्क पैदा होता है, लेकिन ऑलरेडी जो गैस की लीकेज और उन सारी चीजों की वजह से वो शिप के अंदर क्या होता है जी, आग लग जाती है। अब वो शिप सारा जल गया। अब क्या किया जाए? अब जो ऑनर ऑफ द शिप है वो क्या करता है, वो जाके केस फाइल कर देता है कि भाई इनके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से बेसिकली ये चीज हुई है। ना वो बंदा जो है वो प्लैंक ऑफ वुड ड्रॉप करता, ना उसकी वजह से कोई इग्निशन होता, ना उसकी वजह से इस शिप को आग लगती। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख लें कि एक चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस है, पहले एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और नॉर्मली आप देखेंगे कि इस तरीके से आग लगने का चांस बहुत कम होता है या फिर हम लोग बहुत कम देखते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो नुकसान हुआ है, जो हम बात करेंगे वो ये है कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है दैट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक हो गया, वो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, चाहे वो कॉन्सिक्वेंस आपको बिल्कुल करीब जाकर मिल गया या फिर वो बहुत दूर जाकर मिला। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई जो भी आपका नुकसान होगा, अगर तो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्ट, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास केस है 1921 का, दैट इज एन ओल्डर केस।
उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनेबल फोर्सीएबिलिटी टेस्ट। अगेन इसी चीज को, इसी तरह की एक वाकया हुआ और उसी चीज को अंडर कंसिडरेशन लाया गया कि भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब वैगन माउंट नंबर 1 जो है दैट इज 1961। एक और वैगन माउंट के हवाले से केस हुआ था दैट इज ऑफ 1965 और 1966, यू शुड कंफर्म दैट। ओके, अब क्या हुआ जी, दोबारा से वैगन माउंट जो है एक ऑनरशिप है, ये शिप का नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कंपनी है यूके की, वो ऑपरेट करती है सिडनी हार्बर के ऊपर, उनके शिप्स जाते हैं सामान लेकर और दिस एंड दैट, ये सारा कुछ हो जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, शिप उसका है। शिप में से क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी चीजें जो फ्यूल वगैरह है वो लीक हो रहा है और वो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक हो गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहां पर जो सिडनी हार्बर है, वहां पर प्लेंटिफ का थोड़ा सा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा वॉर्फ जो है, जो आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके करीब शिप्स खड़े होते हैं और उसके ऊपर से सामान वगैरह और वो सारी चीजें आप लेकर जाते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज है, अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप इनको गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और फिर आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं। अब क्या हुआ कि वो फ्यूल लीक होना शुरू हुआ, फ्यूल के मतलब पानी के अंदर फ्यूल मिक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां पर कुछ कॉटन डेबरी वगैरह पड़ा हुआ था बहुत सारा, ठीक है। वो फ्यूल की वजह से वो कॉटन भीग जाता है। अब पास एक बंदा जो है वो वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब वेल्डिंग से भी आपने बहुत कम देखा होगा, अक्सर हो रही होती है, कोई आग नहीं लगती। बहरहाल ये हुआ कि वेल्डिंग करते करते कुछ मोल्टन मेटल का जो पीस था जलता हुआ, वो उस जो कॉटन थी जो कि ऑलरेडी फ्यूल के अंदर भीग चुकी थी, उसके ऊपर जाकर पड़ा और उसकी वजह से वो आग लग गई। अब वो जो आग है वो लीड करती है उस शिप के पास, ठीक है। और शिप को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेंटिफ की जो चीजें पड़ी थी, जो सिटिंग एरिया था उस वॉफ के ऊपर, वो सारा का सारा जल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्लेम लेकर आया जाता है कि उस शिप ऑनर के खिलाफ कि भाई आपके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ठीक हो गया। अब नेग्लिजेंट एक्ट क्या था कि अगर वो फ्यूल लीक कर रहा था तो उसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए था। अब प्लेंटिफ का नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हो गया, उसका सारा सामान, कुर्सियां, ये वो सारा कुछ जल गया। अब यहाँ पर अगेन जो डिफेंडेंट साइड है उसने रिपॉल्मिस केस का हवाला दिया कि भाई वहां पर रिपॉल्मिस के अंदर अगेन ये पहले हो चुका है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि दैट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि डिफेंडेंट लायबल है जहां पर भी उसके एक्शन की वजह से किसी का नुकसान हुआ, चाहे वो बहुत दूर जाकर क्यों ना हो, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल चेंज कर दिया कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो है, लेकिन देयर वाज नो रीजनेबल फोर्सीएबिलिटी। अब ये जो ट्रांजैक्शन जिसका हमने जिक्र किया कि फ्यूल लीक हुआ, फ्यूल के अंदर कॉटन भीग गया, कॉटन के ऊपर मोल्टन जो है वो मेटल पड़ा आकर वेल्डिंग हो रही है और उसके बाद से वो आग लगती है, तो नॉर्मली ऐसे आग नहीं लगती। तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है और इसकी वजह से डिफेंडेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल टू पे एनी डैमेजेस, ये बेसिकली यहां पर होल्ड हुआ और फिर हमारे पास प्रिंसिपल आ गया रीजनेबल फोर्सीएबिलिटी का। लेकिन अगेन ये चेंज हो गया वैगन माउंट नंबर 2 में और वहां पर सेम यही फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस तकरीबन वैगन माउंट नंबर 1 वाले ही थे, लेकिन 2 के अंदर आकर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो डिफेंडेंट है वो इस चीज का इलाज कर सकता था, इसको क्योर कर सकता था अगर फ्यूल लीक हो रहा है। माना कि बहुत कम चांस है आग लगने का, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग फायर, लेकिन फिर भी कुछ प्रोबेबिलिटी तो है। तो इस वजह से यहाँ पर हम जो है वो लॉ हमारे पास फिर वैगन माउंट नंबर 2 में आकर चेंज हो गया और हम वापस चले गए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की तरफ, कि यानी अगर किसी भी डिफेंडेंट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से किसी प्लेंटिफ का नुकसान होता है, द प्लेंटिफ वुड बी हेल्ड लायबल, ठीक है। लेकिन जहां पर भी कोई भी केस आता है, टॉर्ट में आपने याद रखना है कि देयर इज नो अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी कोई नहीं है। इस तरह के केसेस में जहां पर लॉ रिटन नहीं होता, कोर्ट हमेशा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के मुताबिक फैसला करती है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा केस होता है तो आप इन दोनों, अगर आप
इस तरफ आपको फेवर मिल रही है तो आप ये वाला साइड कर देंगे, अगर यहां पर आपको फेवर मिल रही है तो आप ये साइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर कोर्ट डिसाइड कर लेगी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के कौन सा वाला टेस्ट आपके केस पर अप्लाई होना चाहिए। तो पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट में हम यही सिलसिला जारी रखेंगे केसेस के हवाले से, ठीक है। तो हमेशा कोर्ट की अपनी डिस्क्रेशन होती है कि वो केस को कैसे डिसाइड करती है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं रखूंगा, ये काफी है आप लोगों के समझने के लिए। काफी सर्च टर्मिनोलॉजीज हैं, केसेस को जाकर सर्च करें, पढ़ें, नेग्लिजेंस को देखें कि ये क्या है। और जो नेक्स्ट मेरा इंशाल्लाह लेक्चर होगा नेग्लिजेंस के हवाले से, वो इसके डिफेंसेस के ऊपर होगा। अब डिफेंसेस के अंदर जितना हमने अभी स्टडी किया है, इससे ज्यादा शायद हमें डिफेंसेस में स्टडी करना पड़ेगा। कुछ एक दो प्रिंसिपल्स भी हैं, लेकिन वंस यू गो थ्रू ऑल दीज, ये चीजें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से, डैमेजेस के हवाले से, रिमोटनेस के हवाले से आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आप गेन कर पाए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।